देखो, अ हाइड्रोकार्बन C6H12 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट विच डज नॉट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। देखो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या पूछा है। सबसे पहले उसने पूछा है कि ओजोनोलिसिस मतलब एक हाइड्रोकार्बन हमको दिया है, उसका ओजोनोलिसिस करना है, फिर उस ओजोनोलिसिस से केवल एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है, इसको मार्क कर लो कि केवल एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव देना चाहिए, मतलब कि वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देना चाहिए। देखो अब ये हो गया। अब देखो इसके ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, दोनों कंडीशन समझ में आई, इनको ध्यान में रखना है। पहला है हमारे पास ऑप्शन 2 मिथाइल 2 पेंटीन। तो हम सबसे पहले इन चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि टॉलरेंस टेस्ट क्या कौन देगा कौन नहीं देगा। तो सबसे पहले CH3 2 मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल, फिर डबल बॉन्ड CH पेंटीन, तो 2 मिथाइल डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 CH3 2 मिथाइल 2 पेंटीन। अब देखो 2 हेक्सीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, फिर CH2, फिर CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन हो गया। अब हमारे पास 3 हेक्सीन, सी वाला ऑप्शन है 3 हेक्सीन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3। ये क्या ऑप्शन है हमारे पास 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, मतलब कि 4 कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटीन है, कितनी ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, मतलब 2 3 डाई मिथाइल 2 पोजीशन 3 पोजीशन डाई मिथाइल। अब इसके बाद इसको बाकी बैलेंस कर दो, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें ये चारों हमने लिख लिया, अब इनका करना है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है, जब भी किसी डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करते हैं तो वो डबल बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है और इस वाले कार्बन से भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाती है और इधर भी ऑक्सीजन जुड़ जाती है। सेम इसमें भी यही होगा, ओजोनोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इधर भी इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इसमें भी वही सेम होगा, ठीक है। अब देखो फिर हम चेक करते हैं हमारी पहली कंडीशन, ओजोनोलिसिस तो सबका करना है, लेकिन पहली कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पहला देखो वो कह रहे हैं केवल एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम इस ए ऑप्शन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस साइड हमको कीटोन मिलेगा और इस साइड एक एल्डिहाइड मिलेगा, तो ये ए ऑप्शन को कट कर दो। इसका इस वाले का ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस साइड हमको एल्डिहाइड मिल रहा है, इस साइड भी एल्डिहाइड मिल रहा है, लेकिन देखो दोनों का R ग्रुप अलग है, इधर R ग्रुप CH3 है, इधर CH2 CH3 है, तो ये भी 2 प्रोडक्ट हो गए, मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखो, इसमें अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो देखो ये एक एल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है, R ग्रुप भी दोनों का सेम है, मतलब कि हम सी ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, मतलब अभी हम इसको कंसीडर, हाँ ये हमारा हो सकता है। फिर हमने डी ऑप्शन देखा, इसका भी ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों साइड हमको एसीटोन मिल रहा है, तो हम डी ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ए भी तो एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं सी और डी। दूसरी कंडीशन क्या है, उन्होंने बोला है कि जो भी तुम्हें एक प्रोडक्ट मिल रहा है वो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव देना चाहिए। तो सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ए और बी तो हमारा हट गया है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, सी और डी रहने देते हैं जगह के लिए। देखो अब क्या होगा, टॉलरेंस टेस्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉलरेंस टेस्ट में इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। Ag कैसे बनता है, देखो AgNO3 प्लस NH4OH, इससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है क्या, AgNH3 का ट्वाइस
और इस ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। इसको याद कैसे करोगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है वही हम इस टेस्ट में यूज करते हैं। तो जैसे देखो सिल्वर जनरली हम कोऑर्डिनेशन में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, प्लस ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो उससे इसको याद रख लेना, ठीक है। अब हम टॉलरेंस टेस्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। मतलब कि टॉलरेंस टेस्ट जो कीटोन्स जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, एल्डिहाइड्स जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है या कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप तो हमने पता कर लिया, अब उसमें अगर वो कार्बोनाइल ग्रुप में भी एल्डिहाइड है या कीटोन है उसको देख के ऐसे पता करेंगे, तो वो पता करते हैं हम टॉलरेंस टेस्ट से, ठीक है। इसमें टॉलरेंस टेस्ट में थोड़ा सा देख लो इसकी रिएक्शन क्या होती है। बेसिक मीडियम में परफॉर्म होता है ये जो कॉम्प्लेक्स है AgNH3 का ट्वाइस होल पॉजिटिव प्लस क्या लिया हमने, कौन देता है टेस्ट, एल्डिहाइड देता है, तो RCHO एल्डिहाइड टेस्ट देता है, प्लस बेसिक मीडियम होता है। तो ये जो एसिड RCO हमने लिया तो वो RCOO माइनस एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्लस Ag जीरो में आ जाता है, यहाँ NH3 और वाटर। ये मतलब बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये एक ओवरऑल रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ये इसका क्या होता है, इसका 0 होता है इलेक्ट्रॉन काउंट, तो ये जो ओवरऑल प्लस चार्ज है वो सिल्वर पे ही है, तो ये 0 में हो गया। मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गई सिल्वर। ये ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे हुआ रिडक्शन। तो ये ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन भी कंसीडर की जाती है। अब देखो ये तो टॉलरेंस टेस्ट समझ में आ गया, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, तो बस वही यहाँ लगा के देख लो। अब ये देखो ये दोनों एल्डिहाइड है, तो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कंडीशन इसने सेटिस्फाइड की है और ये भी एक प्रोडक्ट है, पहली कंडीशन दोनों ने सेटिस्फाइड की है। लेकिन देखो टॉलरेंस टेस्ट को नेगेटिव देना है, तो नेगेटिव कौन देगा, कीटोन देंगे, एल्डिहाइड तो पॉजिटिव दे देंगे, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 111 में क्या पूछा है, वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने किसी एक ट्रायल फंक्शन पे हैमिल्टोनियन जो कि एनर्जी ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर को लगा के उसकी एनर्जी कैलकुलेट की, मान लो कुछ इवन एनर्जी उनने कैलकुलेट की। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो E0 होती है, E0 और उस E1 में क्या रिलेशन होगा, मतलब कि उन दोनों वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा, वो वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, ऑप्शन में लिखा है। देखो तो क्या E0 जो होती है वो किसी भी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, मतलब कि उसको ये समझ लो कि वो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी टाइप की होती है, कि मतलब उतनी मिनिमम एनर्जी से तो तुम्हारा सिस्टम फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या होगा, कोई फंक्शन अगर है तो उसके एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी जो एनर्जी है वो मतलब जो मिनिमम एनर्जी में तो सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। तो अगर वो फंक्शन है तो उसको उसकी एनर्जी उस E0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन का Kp दे रखा है हमें अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब 1000 पे Kp हमको 0.26 दिया है और 1300 पे Kp कितना दिया है, 0.46 दिया है। तो अब हम इसमें पूछा क्या है, और इसमें पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H और डेल्टा S है वो तुम्हें बतानी है। हमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम एंथैल्पी के लिए देखते हैं। जो हमारी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ln Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। देखो अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। ln ये कितना है 0.46 अपॉन में 0.26 इज इक्वल्स टू डेल्टा H, R की वैल्यू तो हमारे पास 8.314 ही होती है, फिर 1 अपॉन T1 कितना है हमारे पास 1000 माइनस 1 अपॉन 1300,
1300, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा है कि ये जो h की तुम वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो देखो जब हम ये ln लगा है, बड़ी संख्या ऊपर है, नीचे छोटी संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसका लॉग लेंगे तो हमेशा ये पक्का ही से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर जब 1/1000 माइनस 1/1300 करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब कि ओवरऑल जो डेल्टा एच है हमारा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आ गया। इस इक्वेशन से कैलकुलेट भी करके देख लोगे, कैलकुलेशन करके अगर वैल्यू निकालोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी। अब अगर हम किसकी बात करते हैं, हम डेल्टा एस की बात करते हैं, एंट्रोपी। तो देखो एंट्रोपी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के थे, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के थे, प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो हमें एंट्रोपी का पता चल जाता है। देखो क्या होता है, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो तो हमारे पास एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो और प्रोडक्ट के कम हो तो एंट्रोपी नेगेटिव होती है। तो यहाँ देखो 2 मोल, मतलब ये जो इनकी स्टाइकियोमेट्री है इसको हम एज एन मोल कंसीडर कर रहे हैं। 2 SO3 गैस थी जो डिसोसिएट होकर 2 SO2 + 1 O2 में गई, तो ये कितने हो गए, रिएक्टेंट के साइड कितने थे हमारे पास, रिएक्टेंट के साइड थे 2, ठीक है। ये प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुए तो कितने आए हमारे पास, प्रोडक्ट के साइड पे आए 2 + 1 3, तो ये 2 है, ये 3 है, जब हम 3 - 2 करेंगे तो 1 आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास डेल्टा एस भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, इन्होंने 4 रिएजेंट्स दिए हैं A B C D, उनमें से उन्होंने पूछा है कि कौन सा रिएजेंट बेस्ट है अगर हमें 3-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, 3-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल, ये बनाना। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, किससे बनाने का बोला है उन्होंने, एल्डिहाइड या कीटोन, किसी से भी बनाने का बोला है, तुम्हारी चॉइस है। तो इसमें लेकिन 1-ब्यूटेनॉल दिया है, इसका मतलब क्या है, हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अब अगर जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसमें अगर फॉर्मेल्डिहाइड तुम लो और फिर उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओ RMgX की, तो तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। और अगर तुम इसमें एल्डिहाइड लो, ठीक है, तुमने अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सेम पे अगर तुमने RMgX अप्लाई किया तो तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। उसके बाद अगर तुमने कीटोन लिया तो तुम्हें टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, RMgX से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। देखो कैसे, इसकी एक बार मैकेनिज्म भी देख लेते हैं या R ग्रुप इस पे रिएक्शन कराते हैं। देखो तो HCOH, यहाँ से क्या होता है R- MgX, ये Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Mg पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये जो R है वो इस पे अटैक करता है और ये जो ऑक्सीजन है वो ऊपर के ऑक्सीजन के साइड डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, फिर RCO नेगेटिव H, और ये जो R था वो, इसके बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, HOH करते हैं और इस पे इस O नेगेटिव को प्रोटॉन दे देते हैं, तो हमारे पास RCH2OH मिल जाता है। तो क्या मिला, ये हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला, ठीक है। सेम अगर तुम देखो यहाँ तुमने एक CH3 लिया तो इस हाइड्रोजन की जगह एक CH3 आ जाएगा, यहाँ एक CH3 आ जाएगा, मतलब इस वाले पे एक CH3 आ जाएगा, तो एक कार्बन तो ये और एक और कार्बन, तो 2 डिग्री बन जाएगा। अगर तुमने दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों तरफ R ग्रुप ले लिया, कीटोन ले लिया, तो तुम्हें फिर 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, मतलब कि लेना क्या पड़ेगा हमें,
फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्लियर हो गया। सब्सट्रैक्ट क्या लेना है, अब देखना है कि हमें रिएजेंट उन चारों में से कौन सा लेना है। तो देखो उसमें आंसर की अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिया होगा कि सेकंड वाला रिएजेंट, ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत है, उसमें फर्स्ट आएगा, क्योंकि अगर देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, CHCOH फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर तुम इस पे 4 कार्बन ऑलरेडी अप्लाई करोगे, जैसा कि उसमें दिया है CH, फिर यहाँ दिया है CH3 का ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम एक बार उनके हिसाब से करके देख लेते हैं कि बी ऑप्शन से। तो देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, 1 2 3 और ये फिर 4, देखो बना लेते हैं अपन, है ना, CO नेगेटिव, ये H, फिर उसके बाद देखो ये वाला CH2, फिर ये वाला CH2, फिर ये वाला CH, फिर ये CH3 और ये CH3। तो ये जो है वो यहाँ हम अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इसको प्रोटॉन दे देते हैं ये, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन गई, प्लस ये बना क्या 1 2 3 4 5, ये 4 मिथाइल 1 पेंटेनॉल बन गया, जो सेकंड ऑप्शन आंसर की में दिया है। तो ये गलत है, इसको सही कर लेना। इसमें जो एक कार्बन कम वाला दिया हुआ है, ए ऑप्शन, वो करेक्ट होगा, उससे हमें सही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो वाला तुम क्लियर कर लेना, कौन सा है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बना के इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो क्या दी, ए ऑप्शन देखो इसमें क्या दिया है, उसने ये एल्डिहाइड दिया है हमारे पास, और ए ऑप्शन में क्या दिया है, बी ऑप्शन मैंने बता दिया पहले ही कि गलत है। ए ऑप्शन देखो उन्होंने दिया है Mg, यहाँ Br, उसके बाद CH2 CH, फिर CH3 का ट्वाइस, ठीक है। तो वो जो हाँ देखो बताती हूँ, इसमें ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो बनेगा क्या, ये HCO नेगेटिव, ठीक है, और ये H एज इट इज, फिर ये वाला CH2, फिर ये CH, फिर ये CH3 और इसी CH से जुड़ा हुआ एक CH3, ठीक है। अब हमने यहाँ हाइड्रोलिसिस करा, HOH किया यहाँ पे, तो H प्लस OH माइनस, तो H प्लस तो इसके पास चला जाएगा, माइनस यहाँ से निकलेगा क्या, Mg BOH Br, ठीक है। वो जो एक R माइनस गया तो उसकी जगह OH जुड़ जाता है। फिर यहाँ देखो ये बना क्या हमारे पास, ये बना COH CH2, एक ये वाला CH2, एक ये वाला CH, फिर CH3, फिर एक बार CH3, देखना। तो ये 1 2 3 4, अब बना ये क्या, 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। तो देखो 1 ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 कार्बन और ये 3 मिथाइल। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। बी में एक कार्बन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन आंसर की में उसको सही किया हुआ है, तो वो सही कर लेना तुम लोग, वो बी सही नहीं ए सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन को कंप्लीट करके उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखो ये हमारा एसिडिक नहीं है, लेकिन इसको हम एज एसिडिक प्रोटॉन कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ ऑक्सिलेट दिया हुआ है, ये बेस की तरह काम करेगा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हम ये सोडियम जो एसीटेट है COO माइनस, ये इस हाइड्रोजन को लेगा, तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास O माइनस, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो इसको ऐसे लिख लें हम COO CH3, ठीक है। अब इस पे ये इस वाले सेंटर पे हमारी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर क्या होगा, ये ऐसा गया, हमने ऑक्सीजन, फिर ये इस कार्बन से जुड़ा ये नेगेटिव चार्ज, इससे कार्बन से जुड़ा हुआ एक CH3, ठीक है, और फिर ये वाला CH3, इसके बाद ये O सिंगल बॉन्ड CO CH3। देखो अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये वाला जो है
ग्रुप लीव कर जाएगा, क्योंकि देखो ये बनेगा क्या, O माइनस COCH3। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये एज अ लिविंग ग्रुप काम करेगा और बाहर हो जाएगा। जब ये बाहर हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, COO, ये वाला O, ठीक है, ये ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये बाहर हो गया, हमारे पास ये माइनस में चला जाएगा, प्लस ये वाला CH3, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये CH3, तो ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इसमें इस ऑक्सिलेट की ऐसा जरूरत नहीं थी, ये जो रिएक्शन है ना ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से भी कंप्लीट करा सकता था, मतलब कि ये जो लोन पेयर है वो इस सेंटर पे अटैक करते, ये ऊपर जाता, नेगेटिव चार्ज जब वापस आता तो ये लीव कर जाता, ये रिएक्शन डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें ऑक्सिलेट दिया है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं उसी रिएक्शन को फेवर कर रहा है, बस क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को और ज्यादा एक्टिव कर दे रहा है, इसलिए इस ऑक्सिलेट की जरूरत है। वैसे अगर ऑक्सिलेट नहीं भी दिया होगा तो भी ये रिएक्शन हो सकती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर, वेनेडियम 3+ की उन्होंने ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी है, तो वेनेडियम 3+ का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होता है, पहले वेनेडियम का लिखेंगे फिर वेनेडियम 3+ का लिखेंगे। देखो वेनेडियम क्या होता है, 3D3 4S2, ये वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब वेनेडियम 2+ की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, 3D2 4S0। अब उन्होंने क्या पूछी है, ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी है, वो क्या होती है, वो होती है 2S+1 और L, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा हमारे पास, देखो D2 1 2 3 4 5, ये होता है हमारे पास +2 +1 0 -1 -2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 3D2 में भर दिए, ठीक है। अब L कैसे निकालते हैं, देखो S की वैल्यू निकालेंगे पहले, इस स्पिन की वैल्यू कितनी है, दो क्लॉकवाइज है तो 1/2 × 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। अब L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो L की वैल्यू निकालने के लिए जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है समेशन ऑफ ML वैल्यूज, जो ML वैल्यूज का समेशन होता है वही L की वैल्यू होती है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3, ये ठीक है। आप देखो जब अगर समेशन ऑफ ML वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 आती है तो ये हमारे पास S कैपिटल है, ये स्मॉल वाला नहीं, जो सबसेल वाला वो नहीं है, ठीक है। P D F G, S P D F G ऐसे आता है, ठीक है। तो देखो 2S+1, अब हमने S की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से हम 2S+1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, और हमने यहाँ 3 लिया है तो 3 के लिए क्या लेंगे हम F, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3, तो ये, और L की वैल्यू हमारी 3 आई, 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं F, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगा 3F, ये ठीक है। इसको देख लेना, इसका भी शायद आंसर 1 मिनट में चेक करती हूँ, इसका भी मेरे हिसाब से इसका, हाँ देखो इसका जो आंसर है वो 3D दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, 3F उसका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। इसको भी करेक्ट कर लेना, और एक ये इसके ऊपर वाला जो था वो तो सही था, उसके ऊपर वाला जो था कौन सा नंबर था वो 113 नंबर जो था उसको सही कर लेना, और एक इसको सही कर लेना, दोनों को सही कर लेना, ठीक है। तो अब 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें कॉपर H2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स दिया है, और इसके बॉन्ड लेंथ्स के बारे में हमसे पूछा है कि सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल होंगी या कुछ बड़ी कुछ छोटी होंगी। तो देखो क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉपर 2+ का 3D9 4S0, इस कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग JTG पाया जाता है। देखो कैसे, इसमें T2G हम लेंगे 1 2 3 और EG लेंगे कॉपर में, ठीक है, कॉपर 2+ में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें स्ट्रॉन्ग JTG होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, Cu H2O वाटर
यहाँ से H2O, यहाँ से H2, ठीक है। तो देखो ये इसमें एक्सियली एलोंगेटेड JTD पाया जाता है, मतलब इसके 2 बॉन्ड जो होते हैं वो लंबे होते हैं और 4 बॉन्ड छोटे होते हैं। कोऑर्डिनेशन में JTD में सर ने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, बस ये उसी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या पूछा है, उन्होंने इंटरसेप्ट पूछे या क्रिस्टल प्लेन कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस एट विच हैज द मिलर इंडिसेस 3 to 6। मतलब देखो इसमें मिलर इंडिसेस पूछा है और पूछा है कि वो जो एक क्रिस्टल प्लेन है वो एक्सिस को कहाँ कट करेगा, मतलब कि क्या इंटरसेप्ट पूछे। तो याद होगा सॉलिड स्टेट में अगर पढ़ा होगा तो कि जब हमको इंटरसेप्ट दिया होता है तो उससे हम जिस तरीके से मिलर इंडिसेस निकालते हैं सेम उसी की उल्टी प्रोसेस हमको फॉलो करनी होती है मिलर इंडिसेस से इंटरसेप्ट पर जाने के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 3 1/2 और 1/6। अब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। इंटरसेप्ट जो होता है उसमें कॉमा यूज होता है, मिलर इंडिसेस में कॉमा यूज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 1, ये ठीक है। अब इसमें ABC कोऑर्डिनेट्स लगा देंगे, जैसे ये कितना हो जाएगा 2A और ये 3B और 1C या फिर C। तो ये इसके इंटरसेप्ट आ जाएंगे। मतलब वो उन्होंने मेनली यही पूछा था कि वो क्रिस्टल एक्सिस को कहाँ कट करेगा, मतलब उनका पूछने का मतलब था इंटरसेप्ट बताओ। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में उन्होंने हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा है कि जिंक की, मैग्नीज और कैल्शियम। हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए ये वाला कर्व यूज होता है 3D सीरीज के लिए। इसमें इस साइड पे क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है और इस साइड पे एटॉमिक नंबर होता है ना। तो ये जो कर्व है वो कैल्शियम 2+ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से बढ़ता है मैग्नीज 2+ पे जाके फिर कम हो जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिर बढ़ती है, फिर जिंक पे जाके फिर कम हो जाती है। तो जिंक 2+। यहाँ देखो तो इन्होंने हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछी है, ये यहाँ ये वाला जो पॉइंट होता है वो Mn2+ का होता है। तो ऑर्डर पूछा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा जिंक की होगी, फिर मैग्नीज की होगी, फिर कैल्शियम की होगी। तो जिंक 2+, फिर उसके बाद आया Mn2+, फिर आएगा कैल्शियम 2+। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में क्या पूछा है, ये समझ में आ गया होगा, मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या पूछा है, ICl2- की ज्योमेट्री पूछी है। ज्योमेट्री पूछी है मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को हमको काउंट करना है। अब देखो ICl2-। अब इसमें ना एक बात ये ध्यान रखना, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा बता देते हैं, जैसे जो आयोडीन, मतलब आयोडीन इसमें सेंट्रल एटम है, तो अगर इससे जो एटम जुड़ा है, कोई भी मान लो A एटम जुड़ा है इससे, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब जी जो नेगेटिव चार्ज है ना वो हमेशा सेंट्रल एटम पे ही होगा, क्योंकि देखो ये मोनोवेलेंट है, तो अगर ये माइनस फॉर्म में आ गया, मान लो Cl-, आप सोचोगे Cl- है, तो फिर ये इससे तो जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि Cl से तो कंप्लीट हो गई, इसलिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा। लेकिन मान लो कोई B है, तो अगर ये जो है बाईवेलेंट है, इसको जैसे सपोज करो कि ऑक्सीजन है, तो ये डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकती है या फिर I सिंगल बॉन्ड O- से भी जुड़ सकती है। तो मतलब अगर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कब सेंट्रल एटम पे होगा और कब सेंट्रल पे भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना वाली बात है। तो यहाँ तो देखो मोनोवेलेंट है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आएगा, सेंट्रल एटम पे आएगा। अब देखो आयोडीन है, अब आयोडीन माइनस का मतलब क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें Cl को जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो Cl हम लगा देंगे, इसमें कैसे लगाएंगे, Cl की रिएक्शन कराएंगे, तो देखो Cl ये Cl और ये 2 लोन पेयर, सॉरी ये लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर और यहाँ से
लोन पेयर। तो देखो इसकी ज्योमेट्री क्या मिल गई हमको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिल गई, ये ट्राइगोनल और उसके ऊपर 2 लोन पेयर से पिरामिड, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड है। इसका आंसर जो है वो इसमें आंसर की में ए दे रखा है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है। देखो क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो टेट्राहेड्रल तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका sp3d होगा और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर की में गलत है तो उसको सही कर लेना। अब हम देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक कंसंट्रेशन दिया है मिलीग्राम पर लीटर, तो इसको तुम क्या बोलोगे, मतलब उसमें पूछा है कि पार्ट्स पर मिलियन होती है, पार्ट्स पर 1000 होगी, पार्ट्स पर ट्रिलियन होगी या फिर परसेंटेज हो गया। तो देखो, तो इसमें एक हमको कंसंट्रेशन हम दिए, क्या कंसंट्रेशन दिए, ये 120 नंबर हम कर रहे हैं, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। तो उन्होंने पूछा है कि इसकी एक्चुअल मतलब इसमें क्या है, ये पार्ट्स पर मिलियन है, बिलियन है, 1000 है, परसेंटेज है, क्या है। तो देखो इस मिलीग्राम को, जो मिलियन पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि मतलब इतने पार्ट्स 1 मिलियन में, इतने पार्ट्स 1 मिलियन में, मतलब तो इसमें देखो अगर हम इसको ये लीटर में मतलब कि कितना 1000 ml है, तो अगर इसको मैं मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा। तो 1000 ml तो पहले से था, मल्टीप्लाइड मैंने 1000 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा, तो ये ग्राम पर मिलियन हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ खत्म हो गए हमारे 120 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे।